हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डाटा कृष्णा कोचिंग आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इससे पहले मैंने कुछ सेशंस लगाए हैं आप लोगों के साथ। आज एक बड़ा सेगमेंट हम खत्म करना चाहेंगे इसमें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम किन सेक्शंस को करने जा रहे हैं? आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे, ठीक है। ये आपके सामने आ रहा है डायरेक्ट। तो हम इसके सेक्शन 42 43 पर थे उस समय जब हमने लास्ट सेशन अपना एंड किया था। ये आ गया है हम लोगों के सामने सेक्शन, थोड़ा सा आगे आ गए हम 100। दिस इज सेक्शन, ये नीचे हम सही पॉइंट पर आ गए हैं। ये देखिए, बाय whom कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड का टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट को किसको परफॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। हु हैज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो मैं इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हुए आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन 40 देखिए क्या कहता है। पर्सन बाय whom प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, कि अगर कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में से, तो जिसने वादा किया है वही परफॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। लेकिन वो चाहे तो अगर स्पेसिफिकली उसके स्किल की जरूरत नहीं है, वो किसी और कॉम्पिटेंट पर्सन से भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है जी। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, कि अगर तो if it appears from the nature of the case that it was the intention of parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise, अगर तो लग रहा है साफ साफ कि दोनों की इंटेंशन यही थी, वही आदमी उसको परफॉर्म करेगा तो वही करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो वो किसी परफॉर्म करा सकता है कॉम्पिटेंट पर्सन से। पेंटिंग पेंट करनी है तो वही पेंटर करेगा, ठीक है। अगर पैसे की पेमेंट करनी है वो किसी और से पेमेंट करवा सकता है। देन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन से अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो परफॉर्मेंस, तो फिर उसी इंसान से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने का आपका राइट खत्म हो जाता है। फिर आता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। ये भी हम कर चुके हैं कि अगर तीन लोग हैं, ए बी सी मिलके जॉइंट प्रॉमिस अगर उन्होंने किया हुआ है, एक ही डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि शायद एक्स है, तो एक्स बी और सी मिलकर अब परफॉर्मेंस देंगे। समझ में आ गई? मैं करवा चुका हूं। फिर आता है 43, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि जहां पर ए बी और सी ने मिलके एक्स के साथ एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो ईदर ईदर और सर्वाइवर की बात होती है। समझ में आया? कि किसी एक को भी वो कह सकता है कि मैं तो तुमसे ही पैसे लूंगा, तुमसे ही परफॉर्मेंस करूंगा, एक आदमी से ही। क्यों? इनकी जो लाइबिलिटी है, ए बी और सी की जो लाइबिलिटी है, दैट इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। चाहे वो तीनों पर एक साथ केस कर ले, चाहे वो किसी एक पे कर ले या सिर्फ दो पे कर ले। क्लियर? when two or more persons make a joint promise, तो ये बन गया joint promises. The promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promises to perform the whole of the promise. किसी एक से भी पूरा परफॉर्मेंस लेने का राइट एक्स रखता है। लेकिन अगर इफ देर इज अ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तभी इसमें लिख दिया गया था केस होगा तीनों पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर भी एक्स ने इसको पढ़कर साइन किया, तो सेक्शन 43 का ये रूल कि वो किसी एक से ही पैसे ले सकता है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि यहां लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। इसका इंप्लाइड मतलब ये है, इफ देर इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी देन दिस थिंग विल प्रिवेल। तो एक्स को तीनों पे ही केस करना होगा, किसी एक पर केस करे काम नहीं चलेगा। और आगे चलते हैं। ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। समझो,
मान लो 3 लाख रुपए का लोन लिया ए, बी और सी ने एक्स से, क्लियर, जिसमें ए जो है इसकी रेपुटेशन अच्छी थी, इसके पास पैसा भी था, मगर इसके अच्छे दोस्त थे बी और सी, मगर बी और सी थे अमीर नहीं थे। तीनों को जब पैसा लौटाना था एक्स को तो उन्होंने नहीं लौटाया। एक्स ने तीनों पर केस करने की बजाय सिर्फ केस किया किस पर, ए पर। तो क्या वो ए से पूरा 3 लाख ले सकता है? आंसर है यस। बल्कि ये भी मैं कहना चाहूंगा, ए का शेयर बनता था 1 लाख, उसको देने पड़े 3 लाख, यानी उसे एक्स्ट्रा कितने दिए? 2 लाख। तो 2 लाख को इक्वली वो बी और सी से ले सकता है, 1 लाख रुपए। अब ए, इसे हम क्या कहते हैं कि ए विल नाउ स्टेप इनटू द शूज ऑफ एक्स। समझ में आया? तो ए विल स्टेप इन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ subrogation. Clear? Each of two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. समझ में आया? वो मजबूर कर सकते हैं, क्लियर, कि इसने मुझ पर केस किया, तुम अपना अपना हिस्सा एक्स को दो। समझ में आया? ताकि मुझे 1 लाख ही देना पड़े, ना कि 3 लाख देना पड़े। वो नहीं देते हैं, फिर भी ये अपना हिस्सा 1 लाख रुपए और ए को देना पड़ गया 3 लाख, तो इनसे ले सकता है, वो इसमें है। शेयरिंग ऑफ लॉस, जो अभी मैंने पॉइंट समझाया कि ए को 3 लाख रुपया देना पड़ा, देना था उसको 1 लाख, इनके हिस्से में 1 लाख, बी और सी के हिस्से 1 लाख रुपए देने पड़े, तो ये उनसे ले सकता है। ये इस पैरा में है, इसमें शेयरिंग वाले में। समझ में आया? तो इस पैरा में क्या है? इस पैरा में ये लिखा है कि ए के ऊपर केस किया एक्स ने, तो ए कंपेल कर सकता है बी को और सी को कि तुम अपने अपने हिस्से का 1 लाख रुपया एक्स को दो, नहीं दोगे तो मुझे देना पड़ेगा। समझ में आया? ये बात कहां लिखी है? सेकंड पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में। थर्ड में क्या लिखा है कि बी और सी ने अगर नहीं दिया अपना हिस्सा, तो ए को पे करना पड़ेगा बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, तो इनसे ले सकता है। ये लॉस हुआ इसको 2 लाख रुपए का, शेयरिंग ऑफ लॉस। 1 लाख तो उसे देना ही था ना, दिया उसने 3 लाख है, तो लॉस 2 लाख का हुआ। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन, if any one or two or more joint promisers makes default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal share. इसको और समझाता हूं। ए, बी, सी ने 3 लाख रुपए एक्स से लिए, क्लियर, और सी भाग गया, क्लियर। तो ए और बी को 3 लाख देना पड़ा, वैसे देना 1 लाख रुपया। अब इसको डालना पड़ा 1.5 लाख, इसको डालना पड़ा 1.5 लाख। क्यों? इनको डालना था 1 लाख 1 लाख, यानी 2 लाख। नुकसान कितना था? 1 लाख। उस 1 लाख को इनको इक्वल शेयर में बियर करना पड़ा। एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent a surety from recovering from his principal. Payments made by the surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payments made by the principal. इसका क्या मतलब है? समझो। Nothing in this section shall prevent a surety. ये देखिए, देखो जी, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर, और एक होता है श्योरिटी। समझ में आया? तो क्रेडिटर ने पैसा उधार दिया, किसको दिया? डेटर को दिया। किसके? श्योरिटी लेने पर दिया। श्योरिटी ने कहा क्रेडिटर को इसको दे दो पैसा, नहीं वापस देगा तो मैं दूंगा। अब डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो ये पैसा क्रेडिटर ने किससे लिया? श्योरिटी से ले लिया। कितना था? 2 लाख रुपए। तो अब श्योरिटी ये 2 लाख रुपए डेटर से ले सकता है। अब समझो,
explanation. Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of the principal. इसको हम पीडी कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर. प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर को ही शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल. इसी को हम प्रिंसिपल भी कह देते हैं. क्लियर? अब ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. श्योरिटी को प्रिंसिपल के का जो लोन चुकाना पड़ा, और श्योरिटी बेचारा सिर्फ इसलिए कहा था मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, और 2 लाख रुपए इसको देना पड़ गया क्रेडिटर को. क्रेडिटर ने तो साफ कर दिया, आपने गारंटी ली थी. समझ में आया? पैसा उधार लिया था डेटर ने पैसा चुकाया नहीं प्रिंसिपल डेटर ने. तो अब श्योरिटी पैसा किसे ले सकता है? प्रिंसिपल से ले सकता है. बिल्कुल, केस डाल के सिविल सूट फ्रॉम हिज प्रिंसिपल. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम पढ़ते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स. ये गारंटी का चैप्टर है. बैंक्स में भी गारंटी चलती है. जब लोन लेते कहते हैं बैंक गारंटी चाहिए. समझ में आया? बैंक गारंटर मांगता है. फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और entitle the principal to recover anything from the surety on account of payments made by the principal. अब अगर प्रिंसिपल ने, अब समझो ये क्या कहता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल के भी राइट्स हैं. प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग, थिंग वर्ड यूज हुआ. अब हुआ क्या? सोना गिरवी रखा गया था. क्लियर? ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो हुआ ये था कि 2 लाख रुपए की जरूरत थी प्रिंसिपल डेटर को. वो गया क्रेडिटर के पास. क्लियर? ऐसे ही लेते हैं. ये है क्रेडिटर, ये है प्रिंसिपल डेटर, और ये है श्योरिटी. 2 लाख रुपए की जरूरत थी. क्रेडिटर कहता है कि ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा. मेरी 2 रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2.5 लाख रुपीस का गोल्ड गिरवी रखवाओ, प्लस एक आदमी की श्योरिटी भी दिलवाओ, और मैं 3 रुपया सैकड़ा यानी 36% पर एनम के रेट पर आपसे ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा. क्लियर? अब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर जो था अपने मालिक के घर चला गया, जिसके पास वो काम करता है. वो इज्जतदार आदमी था, ये बेचारा गरीब था प्रिंसिपल डेटर. तो इसने श्योरिटी दे दी. ठीक है? तो इसने 2.5 लाख का गोल्ड किसके पास रखवा दिया? क्रेडिटर के पास. ठीक है? अब वो बढ़ते बढ़ते 2 लाख का जो लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता गया. 36% पर एनम था, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 36%. 1 लाख का 36,000, 2 लाख का 72,000, यानी कि 72. और 2 साल में, पहले साल में ये बन गया 2,72,000. अगले साल फिर 72,000 ऐड हो गया, और ये बन गया कितना? 3,44,000. अब प्रिंसिपल डेटर कहता है मैं भला क्यों अपना गोल्ड छुड़वाऊं? मैं क्यों 2.5 लाख का गोल्ड वापस लेने के लिए 3,44,000 दूं? मैं क्यों दूं? मैं पागल थोड़ी हूं. ठीक है? इसने मना कर दिया क्रेडिटर को कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं दूंगा. क्रेडिटर कहता मैं पागल नहीं हूं. अगर मैं 2 लाख का लोन 2.5 लाख का गोल्ड लेके दे रहा था, तो साथ में मैंने श्योरिटी के लिए जब तुम्हें बोला था तो कुछ सोच के बोला था. अब मैं श्योरिटी से पैसे लूंगा. समझ में आया? तो वो श्योरिटी के पास गया. श्योरिटी इज्जतदार आदमी था, उसने कहा मार्केट में रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए. 3,44,000 श्योरिटी ने दे दिए किसको? क्रेडिटर को. पर अब श्योरिटी का राइट बनता है 2.5 लाख का गोल्ड वापस लेने का. समझ में आया? और ये 2.5 लाख का गोल्ड हो सकता है अब इसकी कीमत बढ़ के 3 लाख
हो गई है, 3.5 लाख कुछ हो गया हो, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल डेटर की मां, उसकी मदर कहती है कि मेरी तो यादें जुड़ी हुई हैं उस हार से, उस मंगलसूत्र से, ठीक है, जो कि तेरे फादर ने मुझे पहनाया था शादी के समय। मैं अपने खेत, अपना जो खेत है जो मेरे नाम पर है, वो मैं वसीयत द्वारा तुझे तब दूंगी जब तू मेरा मंगलसूत्र मुझे लौटाएगा। मेरी कुछ यादें हैं उसके साथ। अब इस प्रिंसिपल डेटर को प्रॉब्लम होगी, इसको अब 3,44,000 देने पड़े किसको? श्योरिटी को। तो क्या प्रिंसिपल डेटर को मंगलसूत्र मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो प्रिंसिपल डेटर का एनीथिंग वापस लेने का राइट बनता है श्योरिटी से, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेरट, ये देखो। और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द प्रिंसिपल। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे। अब इसकी 4 इलस्ट्रेशन है। देखिए हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं बेरट को, ये टाइम टेकिंग है, टाइम तो लगेगा, क्लियर। और लेकिन इससे पकड़ मजबूत हो जाती है सब्जेक्ट पर, ओके। और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में खास करके क्वेश्चंस डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस में से आते हैं, बेरट में से आते हैं। बेरट पर पकड़ बनाए बिना कभी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। क्लियर? पढ़ते हैं ए इलस्ट्रेशन। आप लोगों में किससे पढ़वाते हैं? ठीक है, रजत आप रीड करें। A, B, and C jointly promise to pay D 3,000 rupees. D may compel either A or B or C to pay him 3,000 rupees. तो वो किसी एक को भी बोल सकता है। आगे पढ़ो। A, B, and C jointly promise to pay D the sum of 3,000 rupees. C is compelled to pay the whole. A is insolvent, but his assets are sufficient to pay one half of his debt. C is entitled to receive 500 rupees from A's estate and 1250 rupees from B. ये समझ में आया? टेक्निकल है ये, इसमें कैलकुलेशन है, समझिए। ए, बी और सी ने मिलकर डी को देने थे 3,000 रुपए, जबकि सारे पैसे ए इज कंपेयर टू पे द होल, सारा 3,000 रुपया किसको देना पड़ा? सी ने दिया डी को। क्यों? ए हो गया इंसॉल्वेंट, लेकिन उसके एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स। ए का डेट था कितना? 1,000 रुपए, उसका हाफ कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? 500। तो 500 रुपए तो उसने दे दिए, तो लॉस कितना हुआ? 500 का हुआ। वो 500 का लॉस जो है वो किसको? बी और सी को आधा आधा उठाना पड़ेगा, यानी 250 रुपए। तो 250 रुपए सी के खाते में ऐड हो जाएंगे, 250 इसके, इसलिए 1250 रुपए। समझ में आ गया? तो 1250 रुपीज ले सकता है। एंड कौन ले सकता है? सी इज एबल टू रिसीव 500 रुपीज। 500 क्या है? हाफ फ्रॉम ए इज एस्टेट, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। और बी से कितना? 1250। 1250 कैसे आया? 1000 प्लस 250। 250 कहां से आया? रिमेनिंग 1000 में से 500 गया, 500 का लॉस है, तो 500 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ कि 1250 कैसे आया? चलो समझाते हैं फिर। इसको समझाने ये तरीका रहेगा। वाइट, ये मैं व्हाइट बोर्ड बना रहा हूं आपके लिए, पढ़ते जाओ करते जाओ। चलो काफी जगह है ड्राइंग करने के लिए, काफी जगह बना दिया। ठीक है जी, करें स्टार्ट ड्राइंग। ये समझो, इसको करते हैं रेड, इसको करते हैं ये। समझो 3,000 रुपए का लोन लिया ए, बी और सी ने, ठीक है। इसका शेयर भी बनता है 1000
इसका शेयर भी 1000, इसका शेयर भी 1000। ओके, अब ए हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है, मगर उसके पास प्रॉपर्टी है 500 रुपए की, समझ में आया। अब सारा पैसा किसको चुकाना पड़ा, सी को। सी ने क्या किया, 3000 रुपए पे कर दिए डी को, 1000 तो उसको देना ही था सी को, तो यानी 2000 एक्स्ट्रा पे कर दिए। अब वो किससे कितने ले सकता है, ठीक है। पहली बात, ए जो कि इंसॉल्वेंट हुआ, उसे 500 रुपये प्रॉपर्टी उसके पास है, तो वो ए से सी जो है रिसीव कर सकता है 500 रुपए फ्रॉम ए। ये समझ में आ गया, चाहे वो दिवाला निकल गया उसका, इंसॉल्वेंसी यानी दिवाला, ठीक है जी। तो 500 रुपये प्रॉपर्टी तो है, तो 500 ले सकता है। अब 3000 उसने पे किए थे, 3000 में से 1000 तो उसका खुद का देना बनता था, तो बचा 2000, 2000 में से 500 रुपए उसको मिल गए ए से, तो बचा उसका लॉस कितने का, 1500 का। समझ में आया। अब 1500 में से सी बी से कितने ले सकता है, 1000 तो शेयर के ले सकता है, प्लस जो 500 रुपए का लॉस हुआ ए के इंसॉल्वेंट होने से, वो आधा आधा बटेगा, 250 रुपए का भार बी उठाएगा, 250 रुपए का भार 250 का भार सी उठाएगा। तो सी बी से कितना रिकवर कर सकता है, 1000 प्लस 250, तो ये फिगर आ गई, ही कैन रिकवर 1250 फ्रॉम बी। क्लियर, चले आगे और आगे चलते हैं। ये कोई नहीं, हो जाएगा। लेट मी चेक दिस पेज नंबर 22। चलो फिर पढ़ते हैं इसको। ए बी एंड सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी 3000 रुपीज। फिर से वही केस आ गया, ए बी सी ने मिलके 3000 रुपए चुकाने हैं डी के। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए इज एबल टू रिसीव 1500। ये तो सिंपल है, ठीक है, कि ए बी सी को 3000 रुपया वापस करना था डी को, और सारा पैसा अब इस केस में कौन वापस कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। ए ने वापस किया, तो देने थे ए को 1000, देने पड़े उसको 3000, ठीक है, एक्स्ट्रा कितने देने पड़े उसको, 2000। समझ में आया। तो वो इनसे कितना कितना रिकवर कर सकता है, ठीक है। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, यानी तो इंसॉल्वेंट ही होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बी से रिकवर करेगा। अब लॉस, बी का शेयर था 1000 रुपए, 1000 रुपए का लॉस हो रहा है, वो 1000 ये आधा आधा बांटेंगे, 500 रुपए का लॉस ए उठाएगा, 500 रुपए ये उठाएगा, 1000 और 1500, 500, 1500 रुपए, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। A, B and C are under a joint promise to pay D 3000 rupees, A, B being only sureties for C. अब इसमें A और B जो है ये श्योरिटीज हैं C के, और C ने लोन ले रखा है D से, और ये 3000 रुपए का लोन है। ओके, A and B being only sureties for C, C fails to pay, C ने पैसा नहीं चुकाया, A and B are compelled to pay the whole sum, they are able to recover it from C। अब पैसा किसको चुकाना पड़ा, श्योरिटीज को, तो 3000 रुपए देना पड़ गया, तो अब ये 1500 रुपए किससे लेंगे, सी से लेंगे। क्लियर, चलें आगे और आगे चलते हैं। ऑप्शन होनी चाहिए सबको रिमूव करने के लिए। एनी हाउ कुछ और करेंगे इसके लिए, सोचेंगे। हो गया, काफी क्लियर हो गया। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 44। मैं इसको बंद करके दोबारा खोल लेता हूँ। Here comes section 44। ये आ गया हमारा सेक्शन 44। Effect of release of one joint promisor।
अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाए, where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promises by the promisee doesn't discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free the joint promiser so released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers. इसका क्या मतलब है, समझिए कि अगर ए, बी और सी ने 3,000 रुपए का लोन लिया है डी से, क्लियर, और पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, क्लियर, मगर बाद में होता क्या है, सी की बहन सिस्टर जो है उसकी शादी डी से हो गई, यानी सी बन गया डी का साला, रिश्तेदारी। तो डी क्या सी को कह सकता है आई विल नॉट स्यू यू, आई डिस्चार्ज यू? यस, डी की मर्जी है, वो कहता है कि जो पैसे मुझे लेने हैं मैं ए को नहीं छोड़ूंगा, बी को नहीं छोड़ूंगा, पूरा अपना 3,000 रुपया मैं वसूल करूंगा इन दोनों से, आई विल नॉट स्यू यू। तो डिस्चार्ज दे दिया डी ने सी को, क्लियर। मगर इसका यह मतलब नहीं है इसके डिस्चार्ज से ऑटोमेटिकली ए और बी भी डिस्चार्ज हो गए, नो, डी चाहे तो ए और बी से पैसा ले सकता है, यह है पहली बात। दूसरी बात, अब इनको 1,500 और 1,500 रुपए डालकर 1,500 प्लस 1,500 डालकर 3,000 रुपए चुकाने पड़े, किसको चुकाने पड़े, डी को। तो अब ये दोनों को 500-500 फालतू डालने पड़े, चाहे सी को डिस्चार्ज मिल चुका है डी से, मगर फिर भी ए और बी चाहे तो 500-500 रुपए से ले सकते हैं, ये बचेगा नहीं। साला सी डी का है, ए और बी का नहीं, ए और बी का तो दोस्त है, और कई बार दोस्त बड़े कमीने होते हैं, ठीक है जी। तो इस कारण से ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रोविजंस। आज हम सेक्शन 44 तक कर चुके हैं, ठीक है। आज हमने इस सेशन में क्या क्या किया है, 41 to 44, ठीक है, जिसमें डिटेल में जो हमने किए हैं वो 43 और 44 किए हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद अगले सेशन में हम इससे आगे करेंगे। आई hereby end this session here. Any questions? कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कृष्णा कोचिंग के हर स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन का कहीं पर भी पूछने का अधिकार है।